अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आजम और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस के नतीजे में बनने वाले नैब रेफरेंसेस का बिलाखिर आज 15 माह बाद फैसला हो गया और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब के अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया है। 19 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने जारी किया। अल अजीजिया रेफरेंस से मुताल्लिक एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला 131 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ बदउनवानी के मुर्तकिब हुए और इस्तगासा नवाज शरीफ पर बदउनवानी का जुर्म साबित करने में कामयाब हुआ, यानी नैब कामयाब हुआ। फैसला लिखता है कि नवाज शरीफ हिल मेटल के बेनिफिशियल मालिक हैं। नवाज शरीफ साबित ना कर सके कि हिल मेटल से मिली रकम और हिल मेटल और उनके ज़राए आमदनी के मुताबिक है, इसलिए नवाज शरीफ को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया जाता है। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के तहत नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद बा मुशक्कत के साथ $25 मिलियन और 1.5 अरब रुपए जुर्माना भी किया गया है। तफसीली फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ अगर कोई अवामी ओहदा रखते हैं तो फौरी तौर पर नाअहल होंगे और सजा पूरी होने की तारीख से किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक के लिए नाअहल होंगे। इसके साथ एहतसाब अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि वो सऊदी हुकूमत से फौरी तौर पर राब्ता करके हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के असासे जब्त करे, यानी हुसैन नवाज की जो कंपनी है उसके असासे जब्त करे सऊदी हुकूमत से राब्ता करके। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 32 मुतल्लिका हाई कोर्ट में 10 दिन में अपील दायर की जा सकती है, जबकि नैब के तीसरे रेफरेंस फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को नाकाफी सबूतों की बिना पर बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुनाते हुए उन्हें बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया है। इससे पहले नवाज शरीफ को नैब के पहले रेफरेंस एवनफील्ड में सजा हो चुकी है और वो जमानत पर हैं, लेकिन जुलाई में आने वाले उस फैसले में एहतसाब अदालत के जो एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला था उसमें नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम से बरी किया गया था। सजा सुनाई गई थी, करप्शन के इल्जाम से बरी किया गया था। एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ कमरा अदालत से ही गिरफ्तार हो गए आज, और सजा सुनाए जाने के बाद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल के बजाय लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त की मुखालफत की, लेकिन अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ताहम नवाज शरीफ आज रात अडियाला जेल में गुजारेंगे और कल उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के बाद नवाज शरीफ ने कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तो पत्थर के लोग हैं, ये दुख सह लेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि कुलसूम नवाज की वफात पर अब तक मरियम और मेरी वालदा सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी आज फैसला सुनने अदालत में आना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया और दादी के साथ रहने की हिदायत की। मरियम नवाज फैसले के वक्त अदालत में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन ट्विटर पर वो मुतहरिक नजर आई और काफ़ी अरसे बाद आज ट्वीट्स किए और फैसले के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इस सज़ा को अंधा इंतकाम करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि एक ही शख्स को चौथी बार सज़ा अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी है, मगर फतह नवाज शरीफ की है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद 3 नस्लें खंगालने के बाद 1 पाई की करप्शन, ना किकबैक ना कमीशन, न सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत, जितने भी फैसले आए नवाज शरीफ के मरहूम वालिद के जाती कारोबार के हवाले से आए, इसमें भी कुछ गलत ना मिल सका तो मफरूजों पर सजाएं सुनाई गईं। आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दियानत पर एक और मोहर है। फैसले इंशाअल्लाह उनके मुताबिक ख़त्म हो जाएंगे। जो बाकी रह जाएगा वो नवाज शरीफ की सच्चाई और मुखालिफों पर जुल्म का बोझ है, जिसको वो ढोते रहेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ताकत और इख्तियारात होते ही ख़त्म होने के लिए हैं, वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात भी रत्ती बराबर भी सच्चाई होती, सबूत होते या एक भी गवाही होती तो 10,000 दिरहम को बहाना ना बनाया जाता, खानदानी कारोबार और जायज़ ज़ाती लेन देन का सहारा ना लेना पड़ता, यानी यही नवाज शरीफ की फतह है। मरियम नवाज ने अपने रद्द-ए-अमल में मजीद कहा कि हुकूमतें अपने किरदार और कारकर्दगी पर चलती हैं, सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने पर नहीं। यह हुकूमत की कमज़ोरी की दलील है। हुकूमती अहलकार हर रोज़ ये सोच कर दफातर का रुख करते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ आज क्या करना है। नवाज शरीफ और मजबूत होगा, जल्द वापस आएगा। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि एक ही शख्स को कितनी बार निशाना, बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा,
तुम्हारे दिन थोड़े हैं। बहुत तफसीली जवाब मरीम नवाज की तरफ से रद्द-ए-अमल इस जजमेंट पर आया। नून लीग एहतजाज के साथ फैसले के खिलाफ अपील के हक को भी इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। दिलचस्प बात यह कि मुकदमे के दूसरे फरीक नैब भी अपील की तैयारी कर रहा है और ये अपील फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ की जाएगी। नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें कानूनी माहिरीन और मुतल्लिका डीजीज और सीनियर अफसरान ने शिरकत की और फ्लैगशिप केस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया गया। इस बारे में चेयरमैन नैब ने कानूनी टीम को हिदायत की है कि एहतसाब अदालत के फैसले की मुसद्दिका नकल हासिल करके नवाज शरीफ की बरियत के फैसले के खिलाफ बर वक्त अपील दायर की जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजा सुनाई गई थी, लेकिन एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को करप्शन और बददियानती के इल्जाम से उस वक्त बरी कर दिया था और अपने फैसले में कहा था कि नैब मुल्जिमान पर करप्शन और बददियानती साबित नहीं कर सका, इसलिए इस इल्जाम से मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मगर यह जरूर साबित हो गया है उस फैसले के मुताबिक कि लंदन फ्लैट्स 90 की दिहाई में शरीफ खानदान की मिल्कियत में रहे, इसलिए बारे सबूत मुल्जिमान पर है, वो ये साबित नहीं कर सके कि लंदन फ्लैट्स कैसे लिए गए। अब दिलचस्प बात यह है कि नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम से बरी करने के फैसले को चैलेंज नहीं किया था, जबकि नैब का केस ही यह था कि करप्शन के पैसों से लंदन फ्लैट्स खरीदे गए थे। अहम बात यह है कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम से बरी किया गया, लेकिन आज अल अजीजिया रेफरेंस में उन्हें बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया गया है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में, जिसमें हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इससे नवाज शरीफ को हुसैन नवाज की तरफ से बतौर तोहफा रकूम भेजी गई और नवाज शरीफ ने इन रकूम की वसूली न सिर्फ तस्लीम की है बल्कि अपने गोशवारों में भी जाहिर की है। इस बारे में शरीफ खानदान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मियाँ शरीफ ने 1974 में मुत्तहिदा अरब अमारात में गल्फ स्टील मिल्स कायम की और 1978 में गल्फ स्टील मिल्स के 75% शेयर्स फरोख्त किए और 1980 में बकिया 25% शेयर्स भी फरोख्त कर दिए गए। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ रहा है कि इस फरोख्त से हासिल रकम में से कतरी शाही खानदान के साथ सरमायाकारी की गई और फिर 2002 में शरीफ खानदान की जिलावतनी के दौरान मियाँ शरीफ ने सऊदी अरब में अल अजीजिया स्टील मिल्स लगाई, जिसका इंतजाम हुसैन नवाज ने संभाला और फिर अल अजीजिया फरोख्त करके हुसैन नवाज ने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कायम की। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में दिए गए बयान में अल अजीजिया और हिल मेटल से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया था। इन दोनों कंपनियों से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नवाज शरीफ का कहना था कि वो अल अजीजिया स्टील मिल्स की फरोख्त या इससे मुतालिक किसी ट्रांजैक्शन का कभी हिस्सा नहीं रहे और ना कभी अल अजीजिया की मिल्कियत का दावा किया, बल्कि हमेशा यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अल अजीजिया स्टील मिल्स से कुछ लेना देना नहीं। नवाज शरीफ का कहना था कि अल अजीजिया मिल्स मेरे वालिद ने कायम की और उसका इंतजाम हुसैन नवाज चलाते थे। नवाज शरीफ ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि अल अजीजिया स्टील मिल्स की फरोख्त से जो रकम मिली हुसैन नवाज ने इससे हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट कायम की और उसे स्पॉन्सर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली रकूम से मुतालिक सवालों के जवाब में कहा था कि उन्हें हुसैन नवाज की तरफ से जो भी तरसीलात ज़र मौसूल हुई वो उनके टैक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ नवाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाली रकम का 77% उन्होंने अपनी बेटी मरियम नवाज को गिफ्ट भी किया। इस हवाले से उनका कहना था कि बेटे से तोहफे में रकम लेना या बेटी को रकम देना उनका इख्तियार था और वो इस रकम को अपनी मर्जी से खर्च करने के मिजाज थे। लेकिन नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ को आज एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दिया, नैब के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना और आज साथ में बदउनवानी का मुर्तकिब भी नवाज शरीफ को करार दिया। मगर क्या बदउनवानी की, क्या करप्शन की, कौन सा किकबैक था जिससे ये पैसे बनाए गए, ये फैसले में नहीं लिखा गया है। नैब का अल अजीजिया स्टील मिल में से मुतालिक अपने ज़िमनी रेफरेंस में जो दावा था आज अदालत ने वो दुरुस्त माना है और दावा ये था और नैब के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि साल 2000 और 2001 में नवाज शरीफ के असासों की मजमूई मालियत 50 करोड़ 94,870 रुपए थी, जबकि नवाज शरीफ के पास अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट और दीगर असासे थे जो कि उनके मालूम ज़राए आमदनी के मुताबिक नहीं थे। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक हुसैन और हसन नवाज ने नवाज शरीफ के इन असासों को मुनज़्ज़म करने में उनकी मदद की। तहकीकात के दौरान तफ्तीशी अफसर ऐसे शवाहिद हासिल करने में कामयाब रहे नैब के मुताबिक जो हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से पैसों की दीगर अफराद को मुंतकली साबित करते थे। नैब की तहकीकात ये साबित करती है कि नवाज शरीफ अल अजीजिया और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के मालिक हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए मुजरिमाना तरीके से जमा किए गए। मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई मौके फराहम किए गए। ये वो रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ को मनी ट्रेल ना देने पर 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत के जज ने अपने फैसले में लिखा है कि अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं,
कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई, इसलिए 7 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। नून लीग की इस फैसले के खिलाफ क्या हिकमत अमली होगी, ये बड़ी अहम बात है। साथ ही तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी, क्योंकि जो मामला था वो हसन नवाज की जायदादें और लंदन में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की जायदाद का इल्ज़ाम लगाया गया था। फ्लैगशिप में बरी हो गए हैं, नैब कह रहा है कि उसके खिलाफ अपील की जाएगी। और नून लीग इसमें क्या हिकमत अमली इख्तियार की करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया। अब अहम बात यह है कि पहले करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, जिसका आप लोग कहते थे कि जी जज ने तो करप्शन में सजा ही नहीं दी और कहा है कि करप्शन के इल्ज़ाम से बरी हैं, मगर आज कहा है बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं नवाज शरीफ और फिर 7 साल की कैद सुनाई गई है, तो वो मौक़िफ़ भी नहीं बचा अज़ीज़ा रेफरेंस में आपके पास। देखिए, आप जजमेंट अगर पढ़ें तो जजमेंट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इल्ज़ाम था उसमें भी कुछ नहीं था। ये वो मामला है जिसका नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कोई डिफेंस विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया। मियाँ साहब ने जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे उन्होंने भी कहा कि इस मामले का नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर आप इसकी कैफियत देखें, ये मिल उस ज़माने में लगी जब नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में थे, पाकिस्तान में नहीं थे, इक़्तिदार में नहीं थे, किसी पाकिस्तानी बैंक से कर्जा नहीं लिया गया, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ से कोई पैसा नहीं भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल पैदा नहीं होता, तो फिर आपने क्या रेफरेंस बनाया, क्या करप्शन का इल्ज़ाम लगाया? ये खानापुरी है। पिछली दफ़ा जज ने लिख दिया था कि करप्शन नहीं की, अब इस दफ़ा कहा कि हाँ लिखा जाए कि करप्शन की है। तो ये बदकिस्मती है कि ये वो फैसले हैं जिनको ना वकील कबूल करते हैं, ना जुडिशल कम्युनिटी कबूल करती है, ना अवाम कबूल करते हैं, ना ही तारीख कबूल करती है। तो ये बदकिस्मती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है। अल्लाह करे कि हम सबक हासिल कर लें और मुस्तकबिल में ये चीज़ें मतलब जो भी होगा इस बात को डिटरमिन करेगी। नून लीग अगर अपील में भी कह रहे हैं कि जा रहे हैं शरीफ खानदान, मगर पार्टी कैसे चलेगी? जब नवाज शरीफ साहब जेल गए थे तो शहबाज शरीफ बाहर थे, शहबाज शरीफ साहब गए तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त जमानत पर थे। अब दोनों भाई अगर अंदर होंगे तो आप लोगों ने जो कमेटी बनाई उसमें मरियम नवाज नहीं थी, मगर अब वो ट्विटर पर बड़ी एक्टिव हुई हैं और आज बाकायदा तौर पर जजमेंट के ऊपर उनकी राय सामने आई है। वो पार्टी में कोई किरदार अदा करेंगी? देखिए, एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है जो पार्लियामेंट के मामलात, सियासी मामलात, जो तंजीम साजी का है, इसको ओवरसी करेगा जब शहबाज साहब अवेलेबल नहीं होंगे कंसल्टेशन के लिए। तो ये बनाया गया है और माशाल्लाह मैंने पहले कहा कि पार्टी के अंदर डेप्थ मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा ने कभी ना सियासी ओहदा रखा है ना हुकूमती ओहदा रखा है, लेकिन उन्होंने अपना मुकाम सियासत में पैदा किया है और जब भी वो फैसला करेंगी सियासत में आने का या एक्टिव रोल प्ले करने का, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के वर्कर के अंदर की भी, पार्टी की लीडरशिप के अंदर भी और अवाम में भी के दिल में उनकी जगह मौजूद है जो उन्होंने अपनी मेहनत और कुर्बानियों से बनाई है। तो इंशाल्लाह उनका भी रोल जब वो समझेंगी कि रोल प्ले करना है उन्होंने, तो वो मौजूद होगा। मतलब मगर आपकी पार्टी कैसे करेगी? फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों नहीं बनेगा? जब बड़े भाई छोटे भाई दोनों अंदर हैं और नजर आ रहा है कि हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं, तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा? किस तरीके से सर्वाइव करेगी आपकी पार्टी? जी, फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनाते हैं वो ज़रूर बनाएं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है जब कोई बेहतरी दूसरी तरफ नज़र आए या कोई हुकूमत चलती नज़र आए। यहाँ तो ना गवर्नमेंट के अंदर कोई बेहतर माहौल है या कोई बेहतरी है या कोई हुकूमत की या मुल्क की बड़ी खिदमत है या कोई वहाँ सियासी फ्यूचर है। तो इसलिए जिसने जाना होगा 2-4 आदमी शायद चले जाएं, वो बड़े खुशी से जाएं। हर हलके में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं और मैंने सियासत में ये देखा है कि जिसने भी अपनी लॉयल्टीज़ बदली हैं वो बिल आखिर बदनाम भी हुआ और सियासत में जलील भी हुआ। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी मौजूद थे। नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर जेल में हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। 24 दिसंबर का दिन बहुत अहम दिन था आज, क्योंकि आज आसिफ जरदारी के खिलाफ जो जाली अकाउंट्स केस है, ओवरऑल जो जाली अकाउंट्स केस है, उसकी भी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। आसिफ अली जरदारी, बहरिया टाउन, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट और ओमनी ग्रुप के खिलाफ इसमें बहुत ही ऐसे इंकशाफात हैं जो बहुत ज़्यादा अरबों रुपए की करप्शन की बात करते हैं। बहरिया टाउन का क्या मौक़िफ़ है, सिंध गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है जरदारी साहब का, वो आपके सामने रखेंगे। JIT क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही है, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जाली अकाउंट्स केस की JIT सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनने वाली JIT रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं जो हैरानकुन है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन पर जालसाजी से पैसा बनाने के इल्जामात लगाए गए हैं।
असासों को मुंजमद करने की सिफारिश की गई है और अदालत से 16 नैब रेफरेंसेस दायर करने को कहा गया है। 16 नैब रेफरेंसेस जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, और यह अभी तक एक जीआईटी रिपोर्ट है, अदालती फैसला नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 767 अफराद जीआईटी के सामने पेश हुए। जीआईटी ने 924 अफराद और कंपनियों के 11,500 बैंक अकाउंट्स का जायजा लिया जो जाली अकाउंट से जुड़े हुए थे। जीआईटी की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक जीआईटी ने अब तक 27 हतमी रिपोर्ट्स पेश की हैं, जिसमें रिपोर्ट नंबर 25 भी शामिल है, जिसे खुफिया रखा गया है। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जहां बहुत से दावे किए हैं, वहीं बहुत से अमली इकदामात की सिफारिश भी की है। कुछ जायदादों को मुंजमद करने की सिफारिश की है और पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के खिलाफ नैब रेफरेंसेस दायर करने की भी बात की है। जीआईटी रिपोर्ट में आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, ओमनी ग्रुप, समिट बैंक के हुसैन लवाई, बहरिया टाउन और साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन के खिलाफ मुकदमात कायम करने की सिफारिश की गई है। इन सब के खिलाफ 16 मुकदमात बनेंगे, ये सिफारिश है जीआईटी की। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से सिर्फ जवाब तलब किया है, मगर इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट जीआईटी को सिफारिश पर इक़दामात कर सकती है। 16 रेफरेंसेस अगर कायम होते हैं तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था, जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने अपनी हतमी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि शवाहिद के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ओमनी ग्रुप को बतौर फ्रंट इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इदारों पर असरअंदाज हुए। सिंध हुकूमत के अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। इस जीआईटी रिपोर्ट में अब तक की तहकीकात में जो करप्शन और जुर्म सामने आया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जीआईटी वक्त की किल्लत और अपने महदूद स्कोप की वजह से मजबूर थी। बहरहाल शवाहिद की रोशनी में जीआईटी अदालत से यह सिफारिश करती है कि नैब को हिदायत की जाए कि वो 16 रेफरेंसेस दायर करे। इसके अलावा बहरिया आइकॉन टावर की किसी तीसरे फरीक को फरोख्त को मुंजमद किया जाए। जरदारी ग्रुप के तमाम असासे मुंजमद किए जाएं। ओमनी ग्रुप और इसके डायरेक्टर्स के तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएं, जिनकी मालियत 53 अरब रुपए के करीब है। ये बहुत अहम कि इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उसके पास जमा होने वाले शवाहिद की बुनियाद पर नैब को हिदायत की जाए कि 16 रेफरेंसेस दायर करे। जीआईटी ने सिफारिश की कि पहला मुकदमा समिट बैंक के सरबरा हुसैन लवाई के खिलाफ बनाया जाए, क्योंकि समिट बैंक का क़याम और उसकी तौसी गैर कानूनी है और उसका क़याम मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए किया गया, इसलिए नैब तहकीकात करके रेफरेंस दायर करे। इसके अलावा जीआईटी ने सिफारिश की है कि दूसरा मुकदमा ओमनी ग्रुप के खिलाफ बनाया जाए, क्योंकि उसने फ्रॉड करके नेशनल बैंक, सिंध बैंक और समिट बैंक से 53 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा लिया। जीआईटी ने कहा कि तीसरा मुकदमा सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाया जाए, क्योंकि उसने ठट्टा और दादू की शुगर मिलों को सस्ते दामों फरोख्त किया। चौथा मुकदमा बनाया जाए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाक लेन कंपनी के जरिए 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। जीआईटी की सिफारिश के मुताबिक 5वां मुकदमा बनेगा आसिफ जरदारी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सरकारी गाड़ियां कुल मालियत का तकरीबन 15% अदा करके खरीदी और उनकी इंपोर्ट ड्यूटी की अदायगी जाली अकाउंट से की गई। और ये गाड़ियां इस वक्त खरीदी गई जब आसिफ जरदारी सदर थे, और ये गाड़ियां अब भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं। छठा मुकदमा बनाने की सिफारिश की गई है फिर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सदर होते हुए लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट की और इसकी इंपोर्ट ड्यूटी की अदायगी के हवाले से जिस शख्स के नाम से की गई वो मरा हुआ था और उसके नाम ये गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई। अब अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने इन गाड़ियों को अपने सासों में जाहिर नहीं किया है, मगर जीआईटी इल्जाम लगा रही है कि ये सारा का सारा मामला है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 7वां मुकदमा बनाया जाए फरियाल तालपुर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जरदारी ग्रुप के जरिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए। जीआईटी के मुताबिक 8वां मुकदमा बनाया जाए आसिफ अली जरदारी, बहरिया टाउन और सिंध हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आसिफ जरदारी ने बहरिया टाउन से 8 अरब 30 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए और ये किकबैक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद के नाम पर लिए गए। इसके अलावा जीआईटी ने दावा किया कि साबिक सदर अपने फ्रंटमैन डॉक्टर डिंशा के जरिए बहरिया आइकॉन से 50% शेयर्स के किकबैक्स लिए। उन्होंने इस शेयर की मालियत तकरीबन 30 अरब रुपए बनती है और बहरिया आइकॉन को फायदा पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया। जीआईटी ने नवा मुकदमा फरियाल तालपुर के खिलाफ बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि फरियाल तालपुर ने जरदारी ग्रुप की डायरेक्टर की हैसियत से किकबैक्स वसूल किए। जीआईटी के मुताबिक 10वां मुकदमा बनेगा बिलाल शेख और वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ, क्योंकि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए 24 अरब 93 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। इसमें सिंध बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल शेख और सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह मुलव्विस हैं। जीआईटी की सिफारिश के मुताबिक 11वां मुकदमा बनाया जाए मुराद अली शाह और बिलाल शेख के खिलाफ, यूं कि मुराद अली शाह और सिंध बैंक के सीईओ बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर 7 अरब 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी।
और यह सब्सिडी बीमार सनत की बहाली के नाम पर ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को दी गई। जेआईटी के मुताबिक 12वां मुकदमा बनाया जाए यूनुस क़ुदवाई और सिंध हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि क्लिफ्टन कराची की कीमती जमीन केडीए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध से यूनुस क़ुदवाई को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। इस जमीन में लाइब्रेरी, जिमखाना और मंदिर की जमीन भी शामिल है। ये यूनुस क़ुदवाई भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है, जो कि जेआईटी ने इल्जाम लगाया। इसके अलावा यूनुस क़ुदवाई के खिलाफ एक और केस की भी सिफारिश की गई है, जिसमें जेआईटी के मुताबिक यूनुस क़ुदवाई को शहर के कीमती मकामात पर गैर कानूनी तौर पर जमीन मुंतकिल की गई और वहां भी रिहायशी स्कीम शुरू की गई। 14वां मुकदमा बनेगा जेआईटी के मुताबिक मंजूर काका और सिंध हुकूमत के खिलाफ कि सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर स्टील मिल्स की 362 एकड़ जमीन मंजूर काका को मुंतकिल की। साथ ही जेआईटी ने 15वां मुकदमा बनाने की सिफारिश की है सिंध हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ ठेकों के लिए जाली अकाउंट से किकबैक्स वसूल किए। और सबसे आखिरी मुकदमा भी सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत और महकमा तवानाई ने 2 इदारों ओरिएंट एनर्जी और टेक्नोमैन के साथ मिलकर पैसे हुंडी किए, यानी हुंडी के जरिए ट्रांसफर किए। संगीन और अब सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस को दायर करने का हुक्म दे देती है या नहीं देती, अब ये दिलचस्प सूरत हाल होगी। जेआईटी इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने तहकीकात की है, मगर ये वाज़ेह हो कि ये जेआईटी है। अब से पहले भी जेआईटियाँ बनती रही हैं और फिर आला अदलिया में उनकी रिपोर्ट्स मुस्तरद भी होती रही हैं। उनकी रिपोर्ट्स में दावे किए गए मगर वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं, उसमें सिंध हुकूमत का क्या वर्जन है, जरदारी साहब क्या कहते हैं, बहरिया क्या कहता है, बहरिया टाउन, वो सारा का सारा मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जेआईटी की तफसीली रिपोर्ट में जाली अकाउंट्स खोलने और उनसे रकम निकलवाने से मुताल्लिक चौंका देने वाले दावे किए गए हैं। जेआईटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 32 जाली अकाउंट्स खोले गए, जिनके जरिए 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक पहला जाली अकाउंट लकी इंटरनेशनल के नाम से जनवरी 2010 में खोला गया और ये 32 जाली अकाउंट्स 2017 तक बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 32 जाली अकाउंट्स को चलाने के लिए ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनियां तश्कील दी, जिनका नाम कोई असासा था, ना ही कोई उनका बिजनेस था और ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इन 11 जाली कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के ऑफिस बॉय मोहम्मद उमैर के नाम से उमैर एसोसिएट्स नामी जाली कंपनी तश्कील दी गई, जिसके नाम पर 7 जाली अकाउंट्स खोले गए। इकबाल अराई, जो एक स्टोर का मुलाजिम था और जिसकी मौत 2014 में वाक़ हो चुकी थी, उसके नाम पर इकबाल मेडल नामी कंपनी खोली गई और इस कंपनी के नाम पर 4 जाली अकाउंट्स खोले गए। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ, जो ओमनी ग्रुप का मुलाजिम था, उसके नाम पर लॉजिस्टिक ट्रेडिंग नामी कंपनी खोली गई और इस जाली कंपनी के नाम पर 5 जाली अकाउंट्स खोले गए। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक तारिक सुल्तान, कासिम अली, इरम अकील, अदनान जावेद, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रशीद, अहमद अनोश और इरफान सुलेमान के नाम पर भी 7 जाली कंपनियां खोली गई और इन 7 जाली कंपनियों के नाम पर 16 मजीद जाली अकाउंट्स खोले गए। जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में से अदनान एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है, मोहम्मद कादिर एक फालूदा बेचने वाला है और मोहम्मद रशीद रक्षा चलाता है और इरफान सुलेमान मदनी चैनल में एक मुलाजिम है। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 11 जाली कंपनियों के नाम 32 जाली अकाउंट्स खोले गए, जिनके जरिए तकरीबन 24 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन की गई। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इन 32 जाली अकाउंट्स को ओमनी ग्रुप के मुलाजिम चलाते थे और इन अकाउंट से बिलवास्ता तौर पर जरदारी ग्रुप, बहरिया टाउन, सरकारी इदारे और सिंध हुकूमत के ठेकेदार ट्रांजैक्शंस करते थे। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये 32 जाली अकाउंट्स 8 आम शहरियों और 3 ओमनी ग्रुप के आम मुलाजिमों के नाम पर खोले गए। इन अफराद के शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया और समिट और सिंध बैंक की टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये अकाउंट खोले गए। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक समिट बैंक और सिंध बैंक ने इन अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इन बैंकों की टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हुसैन लवाई और बिलाल शेख शामिल हैं, वो जाली अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस का जाती तौर पर जायजा लिया करते थे, जबकि इन बैंकों का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से आगे है। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जाली अकाउंट्स के जरिए की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात भी बताई हैं कि किस तरह जाली अकाउंट्स को चलाया गया और करप्शन का पैसा वाइट करने की कोशिश की गई। जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 3 स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की गई। पहला स्टेज प्लेसमेंट है, दूसरा स्टेज लेयरिंग है, जबकि तीसरा स्टेज इंटीग्रेशन है। जेआईटी के मुताबिक जो पहला स्टेज है, जिसे प्लेसमेंट कहा जाता है, इसमें गैर कानूनी जराए से हासिल की गई रकम को मुतादिद गैर मुतालिका अकाउंट्स में रखा गया और बाज़ औक़ात हासिल की गई असल रकम को कम करके जाली अकाउंट्स में डाल दिया गया। जेआईटी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे स्टेज में, जिसे लेयरिंग कहा जाता है, उसमें गैर कानूनी जराए से हासिल की गई रकम जो जाली अकाउंट्स में डाली जाती थी, उन्हें तोड़ कर दोबारा निकाला गया और फिर इन जाली अकाउंट्स में दोबारा डाल दिया गया।
जिसके पीछे मुजरिमाना नियत यह थी कि असल पैसा जो बिजनेस से हासिल किया गया है इसे गैर कानूनी जराए से हासिल की गई रकम के साथ मिक्स कर दिया जाए ताकि दोनों किस्म के पैसे एक जैसे जाहिर होने लगे, यानी कानूनी जाहिर होने लगे। जीआईटी के मुताबिक लेयरिंग का मकसद बैंक लोन्स को और मुख्तलिफ हुकूमती सब्सिडीज को गैर कानूनी जराए से हासिल किए गए रकम के साथ मिक्स करना था, जिसकी मिसाल देते हुए जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिंध हुकूमत के रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्रियल यूनिट पॉलिसी के तहत सॉफ्ट फाइनेंसिंग के नाम से ओमनी ग्रुप के नाम पर 3.7 अरब रुपए तकसीम किए गए ताकि वो ठट्टा शुगर मिल्स को दोबारा चला सके। मगर फिर इन 3.7 अरब रुपए में से 1 अरब रुपए की रकम जाली अकाउंट्स में डाल दी गई और फिर इस रकम की लेयरिंग करके उसे नसर अब्दुल्ला जो दुबई के शहरी हैं उनके अकाउंट में भेज दिया गया और फिर वापस इस रकम को इक्विटी के तौर पर समिट बैंक में जमा करवा लिया गया। जीआईटी के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा स्टेज यानी लेयरिंग था। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के तीसरे स्टेज यानी इंटीग्रेशन की भी तफसीलात बताई हैं, जो आखिरी स्टेज है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तीसरे स्टेज में पैसे को इस तरह जाहिर करने की कोशिश की गई जैसे वो कानूनी जराए और रियल एस्टेट बिजनेस से हासिल की गई हो। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टेज में गैर कानूनी पैसे को घुमा फिरा कर वापस अकाउंट में डाल दिया गया और इसे कराची के मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से हासिल करदा फवाइद के तौर पर जाहिर किया गया। इन जाली अकाउंट्स में से जो ट्रांजैक्शंस हुई उनका हतमी फायदा उन्हीं को पहुंचा है जिन्होंने ओमनी ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अब इन तीनों स्टेजेस से जीआईटी ने रिपोर्ट में ये बता दिया कि किस तरह नाजायज़ पैसे को जायज़ करने की कोशिश की गई, मगर वो नाजायज़ पैसा आया कहाँ से, ये सवाल भी अहम है। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जाली अकाउंट्स में किकबैक्स के जरिए पैसे आए और ये किकबैक सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले बिल्डर्स से वसूल किए गए और सरकारी ज़मीनों पर जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनमें बहरिया टाउन, कराची की ज़मीन, बहरिया आइकॉन टावर्स शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हासिल करदा रकूम में लैंड माफिया की जानिब से दी गई रिश्वत भी शामिल है। जो निजी ज़मीनें हुकूमती ज़मीनों के साथ जुड़ी हुई थी उन्हें गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन कराची को अलॉट किया गया, जिसके बदले में किकबैक्स और फायदे हासिल किए गए। जीआईटी ने मामला यहां तक नहीं रोका। जीआईटी के मुताबिक जो जाली अकाउंट्स में रकूम डलवाई गई उनमें हुकूमती ठेकेदारों से हासिल करदा किकबैक्स, निजी बिल्डर्स से हासिल करदा रिश्वत, गबन किए गए कर्ज, गन्ने के काश्तकारों को दी जाने वाली सब्सिडीज, ट्रैक्टर्स स्कीम की मद में दी जाने वाली सब्सिडीज और पावर प्लांट्स को मिलने वाली सब्सिडीज से हासिल करदा रकूम शामिल है। जीआईटी के मुताबिक इन तमाम जराए से हासिल करदा रकूम को जाली अकाउंट्स में डाला गया, उनकी लेयरिंग की गई, बाद में इन रकूम को मनी लॉन्डर किया गया। जीआईटी के मुताबिक इन तमाम गैर कानूनी कामों में हुकूमत सिंध, इलाकाई इंतजामिया और पुलिस शामिल। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसीलात भी बताई हैं। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेस हाईवे पर 11,297 एकड़ जमीन बहरिया टाउन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। जीआईटी के मुताबिक इसी तरह बहरिया टाउन कराची के बराबर में तकरीबन 20,000 एकड़ निजी जमीन गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन कराची को अलॉट की गई और इन दोनों अलॉटमेंट्स में सिंध हुकूमत, जिला इंतजामिया और पुलिस ने सहूलतकार का किरदार अदा किया, जिसके बदले में जाली अकाउंट्स के अंदर 10 अरब रुपए की रकम रेमिटेंसेस के तौर पर डाली गई। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके क्लिफ्टन में कायम बाग इब्ने कासिम की 7,900 स्क्वायर यार्ड जमीन बहरिया आइकॉन टावर को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई, जिसके बदले में दिनशा नामी शख्स को बहरिया आइकॉन प्रोजेक्ट में 50% शेयर्स अदा किए गए और इन 50% शेयर्स की मालियत तकरीबन 30 अरब रुपए है। जीआईटी के मुताबिक दिनशा नामी शख्स आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है, जबकि आसिफ अली जरदारी ही इसके बेनिफिशरी हैं और वही इन शेयर्स के असल मालिक हैं। और 10 अरब रुपए का जो किकबैक सरकारी और निजी जमीनों की अलॉटमेंट की मद में हासिल करके जाली अकाउंट में डाला गया, उसके भी बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी हैं। जीआईटी ने दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी ने बिलवास्ता तौर पर सिंध हुकूमत के जरिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और हुकूमत की शहरी जमीनों पर बहुत बड़ा गबन किया। सिर्फ यही नहीं, जीआईटी ने ओमनी ग्रुप की बढ़ती हुई और जो कामयाबी है और कंपनियों को भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जोड़ दिया है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी तो ओमनी ग्रुप के पास सिर्फ 3 कंपनियां थी और 2008 से लेकर 2018 तक, जिसमें पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई हुकूमत का दौर शामिल है, इस दौरान ओमनी ग्रुप की कंपनियों की तादाद 3 से बढ़कर 83 तक पहुंच गई है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक छापों और जो रेड्स मारे गए उनसे मिलने वाली दस्तावेज़ात से पता चला कि मजीद फैमिली के 5 अफराद ने 2018 में जो एमनेस्टी स्कीम हासिल की, जिसमें अब्दुल गनी मजीद ने 6 जाली कंपनियों की मिल्कियत तस्लीम की है,
यानी कि एमनेस्टी स्कीम भी ली गई। दिलचस्प बात यह है कि फारूक एच नाइक जो इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, जीआईटी दावे के मुताबिक वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो ओमनी जरदारी नेक्सस है उसमें मुलविस है। जीआईटी रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बहरिया आइकॉन मंसूबे से मुतालिक है, क्योंकि जीआईटी समझती है कि इस प्रोजेक्ट की ज़मीन की मुंतकली में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की गई और इस मंसूबे में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा किरदार है। वो खुद नहीं, उनके फ्रंटमैन इस मंसूबे में मुलविस हैं। जीआईटी ने दावा किया है कि बहरिया आइकॉन की ज़मीन क्लिफ्टन की महंगी जगह पर तामीर की गई। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, मगर इस बिल्डिंग के जरिए ज़मीन जमा करने के कवायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जी की गई। मुख्तलिफ छोटे प्लॉट्स को जमा करके 17,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हासिल की गई। जीआईटी ने दावा किया है कि बहरिया आइकॉन जिस जगह पर तामीर किया गया उसका बड़ा हिस्सा 1998 से 2008 तक फ्रीज रहा और जब 2008 में सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये ज़मीन गैर मुंजमिद हो गई, यानी एहतसाब कवानीन के तहत मुंजमिद थी जीआईटी के दावे के मुताबिक, और 2008 में गैर मुंजमिद हो गई, फिर फरोख्त हो गई। ये ज़मीन केडीए और सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गैलेक्सी इंटरनेशनल कंपनी को दे दी, जिसका मालिक सलीम अख्तर था, मगर बाद में ये शख्स मुल्क छोड़कर चला गया। इस शख्स के बारे में जीआईटी ने दावा किया है कि वो भी आसिफ अली जरदारी का फ्रंटमैन है। इसके बाद गैलेक्सी इंटरनेशनल की मिल्कियत डॉक्टर डिंशा के पास आ गई, जिसके बारे में भी जीआईटी ने दावा किया है कि वो आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। इस हवाले से जीआईटी का दावा है कि गैलेक्सी इंटरनेशनल और बहरिया टाउन ने मिलकर बहरिया आइकॉन बनाया और ज़मीन की मुंतकली वज़ीर आला सिंध और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के जरिए की गई। जीआईटी ने दावा किया है कि इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन की मुंतकली और ऊंची बिल्डिंग की तामीर सिंध हुकूमत के आला तरीन जिम्मेदारों के मुलविस हुए बगैर मुमकिन नहीं। जीआईटी ने दावा किया है कि बहरिया आइकॉन की ज़मीन के बारे में ये पुराना तासुर है कि वो जरदारी के फ्रंटमैन इकबाल मेमन की है, यानी इस ज़मीन का शुरू ही से ताल्लुक आसिफ अली जरदारी से है। अहम बात यह है कि बहरिया आइकॉन के 50% शेयर होल्डर डॉक्टर डिंशा को जीआईटी ने आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दिया है और इससे मुतालिक जीआईटी की रिपोर्ट नंबर 25 में तफसीलात हैं, मगर इस रिपोर्ट को खुफिया रखा गया है। अब सवाल उठता है, सबसे अहम सवाल है वो ये है कि यह सारा मामला सामने कैसे आया। जीआईटी के दावे के मुताबिक जाली अकाउंट्स की तहकीकात के दौरान एक ऐसे अकाउंट का सुराग मिला जो बहरिया टाउन के मुलाजिम और मलिक रियाज के रिश्तेदार और मुश्ताक अहमद के नाम था। इस जॉइंट अकाउंट में जाली अकाउंट से पैसों की मुंतकली की गई और जीआईटी के मुताबिक इस अकाउंट में तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए की मुंतकली की गई। जाली अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे आए भी और गए भी। ये ट्रांजैक्शन 2014 से 2015 के दरमियान की गई। अब अहम बात यह है कि जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्होंने जब पहले साबिक सदर से इस मुश्ताक अहमद शख्स के बारे में पूछा जो मलिक रियाज के रिश्तेदार के साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है और जिसमें दस्तखत किए गए और अकाउंट में पैसे गए, तो आसिफ जरदारी ने कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानते। मगर बाद में जब दोबारा पूछा तो आसिफ जरदारी ने कहा कि वो इनका फिजियोथेरेपिस्ट है। जीआईटी के मुताबिक मुश्ताक अहमद जरदारी का फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, फ्रंटमैन है। ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको पहले बता चुके हैं एक प्रोग्राम में कि किस तरह मुश्ताक अहमद के घर और आसिफ जरदारी के घर का पता एक ही है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि मुश्ताक अहमद ने बहरिया टाउन के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट बनाया था जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। इसी तरह जीआईटी के मुताबिक उन्होंने जब बहरिया टाउन के अहम शख्स से पूछा कि उन्होंने जॉइंट अकाउंट क्यों बनाया तो उन्होंने जवाब दिया कि ओमनी ग्रुप से कंपनी खरीदने के लिए हमने ये जॉइंट अकाउंट बनाया। फिर जीआईटी ने पूछा कि ओमनी ग्रुप की तो कोई ज़मीन है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए किया क्योंकि गैलेक्सी इंटरनेशनल से ज़मीन की मिल्कियत लेनी थी। बहरिया टाउन के मुलाजिम ने जीआईटी को कहा कि वो मुश्ताक अहमद को नहीं जानते। उन्होंने ज़मीन की खरीदारी के लिए चेकबुक ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद को दिए, हो सकता है वो इनका मुलाजिम हो। रिपोर्ट के इस हिस्से के मुतालिक हमने बहरिया टाउन से रब्ता किया तो उन्होंने मौका अख्तियार किया बहरिया टाउन के तर्जुमान ने कि उन्होंने ज़मीन कवायद के मुताबिक हासिल की। माजी में यह ज़मीन किसके पास थी इस हवाले से बोला इल्म थे। जाली अकाउंट से पैसों की मुंतकली से मुतालिक उनका कहना था कि जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो ऐसा ही होता है जब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की और रियल इस्टेट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मगर उन्होंने तमाम ट्रांजेक्शन बहरिया टाउन के तर्जुमान के मुताबिक बैंक के ज़रिए की हैं। अगर उन्हें कोई गलत काम करना होता तो वो कैश में भी कर सकते थे। कैश में मामलात करने से कौन पाकिस्तान में रोकता है, मगर गलत काम करना था तो हम बैंक के ज़रिए क्यों करते। हमने उनसे सवाल किया कि कैसे मुश्ताक अहमद के साथ, जो कि मुबैना तौर पर जरदारी साहब का फ्रंटमैन है, ये अकाउंट खोला गया, तो उनका दावा था कि डिंशा ने जैसे कहा उस तरीके से ही पैसे दे दिए गए। जब हमने डिंशा के हवाले से पूछा कि डिंशा के हवाले से तो बहरिया टाउन के मुबैना जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से जीआईटी को ये बताया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पर एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात जीआईटी को नहीं की गई है। अगर जीआईटी के पास कोई सबूत है, कोई वीडियो सबूत है कि ये बात की गई है तो वो ज़रूर सामने रखें। सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है, डिंशा के साथ हुई है, जरदारी साहब से
के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि तामीरात से पहले इश्तिहारात भी दिए, उन्हें बहरिया आइकॉन की तामीर की इजाज़त सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर दी, जो बरह रास्त वज़ीर आला से मुताल्लिक थी। अगर कोई गड़बड़ होती तो सिंध हुकूमत से क्लियरेंस नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ैन मलिक ने JIT को बताया, जब हमने पूछा कि डॉक्टर इंशा का ताल्लुक सिर्फ कागज़ों की हद तक है, तो उन्होंने इसकी तरदीद की। मुश्ताक अहमद के हवाले से पूछा कि इसके साथ जॉइंट अकाउंट क्यों बनाया, तो कहा कि जिससे डॉक्टर इंशा ने कहा उन्होंने काम किया। ये सारे का सारा वर्जन बहरिया टाउन की तरफ से आया। बड़े इल्ज़ामात लगा रही है। मुश्ताक अहमद के हवाले से बहुत कुछ सवालात उठ रहे हैं। जरदारी साहब पहले इनकार करके मान चुके हैं। ये सारा का सारा मामला अब JIT में बाकायदा तौर पर सामने आया है। बहरिया टाउन ने कहा है कि डॉक्टर इंशा ने जिसका नाम दिया उन्होंने उसके साथ अकाउंट खुलवाया। रियल एस्टेट के काम में यही होता है, हमने सारा काम चेक्स के जरिए किया, वरना हम कैश में कर लेते। सिंध हुकूमत इस पर क्या कहती है, सिंध हुकूमत का और अक्सर जरदारी का क्या वर्जन है, वो ब्रेक के बाद आपके सामने रखें। JIT तफसीली रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। हमारे साथ मुर्ज़ाबाब मौजूद है, मुशीर इत्तलात वज़ीर आला सिंध। मुर्ज़ाबाब साहब बहुत शुक्रिया। सारी JIT की तफसीली रिपोर्ट हमने अवाम के सामने रखी है। जरदारी साहब, दूसरों के खिलाफ 16 मुकदमात, क्या वर्जन है आपका? शादिब साहब, JIT तो अपनी फाइंडिंग्स देती है, बट JIT की रिपोर्ट सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आखिर में फ़ैसला जो है वो कोर्ट करेगी और कोर्ट शवाहिद को देखने के बाद करेगी। सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इसके अंदर कि ये JIT जो है वो शवाहिद पर मबनी नहीं है, कंजेक्चर्स और सरमाइज़ेस के ऊपर मबनी है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। चूँकि जुलाई 2018 के अंदर सिंध में ये अपनी हुकूमत नहीं बना पाए, सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, तो अब एक बैकडोर के तरीके सिंध गवर्नमेंट को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि जब कभी भी ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा हम उसको फेस करेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। वैसे ये आम बात के जरिए फैसला आना चाहिए, मगर अब मसला ये आपने कहा कि JIT ने ये बात कर दी है, मगर JIT आसिफ जरदारी साहब को मुश्ताक नामी शख्स का पूछती है, वो कहते हैं मैं नहीं जानता, फिर कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर JIT बता रही है कि जब वो सदर थे तो उस ज़माने में वो ऐवान सदर में उनको मुलाजमत भी मिली। फिर वही शख्स बहरिया टाउन के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलता है, फिर उसी शख्स के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। बहरिया टाउन कह रहा है कि भैया हम तो डिंशा के साथ काम कर रहे थे, उसने जिसको कहा उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब क्या डिंशा फ्रंटमैन था आसिफ जरदारी साहब का? अब मुश्ताक नामी यही शख्स जिसको जरदारी साहब शुरू में कह रहे हैं कि वो नहीं जानते थे, वही अयान अली को उस वक्त JIT कह रही है कि एयरपोर्ट छोड़ने आया था और मामलात फैसिलिटेट कर रहा था। तो ये JIT कह रही है, मगर ये सारी के सारी बातें जरदारी साहब की तरफ जा रही हैं। शादिब साहब, आपने माजी में भी देखा था इसी तरह की बड़ी कहानियाँ जो हैं बनाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जरदारी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो कहानियाँ झूठी निकली। जब मामला कोर्ट के सामने गया, कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश करने की बात आई, तो तमाम केसेस जो हैं वो झूठ पर मबनी थे। केसेस में आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया। तो मैं समझता हूँ लेट अस नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन, लेट अस नॉट रश टू फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ये मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर JIT इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसके पास हर चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं, तो ठीक है, वो अपना केस साबित करेंगे। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि तमाम चीज़ें झूठ पर मबनी हैं, हम अपनी बेगुनाही कोर्ट के सामने पेश करेंगे। दिलचस्प बात है, JIT आइसबर्ग है, हमारे पास और भी ज़्यादा मवाद होता अगर हमें टाइम दिया जाता। अभी जो बात है कि बहरिया टाउन को इतनी सारी ज़मीन बहरिया टाउन बनाने के लिए कराची में, इसके अलावा आइकॉन टावर, उसमें प्राइवेट और जो पब्लिक ज़मीन है वो किस तरीके से मिल गई, वो तो कह रहे हैं कि हमने काम किया, मगर आप लोगों ने दे दी, तो ये ठीक तरीके से दी है मलिक रियाज साहब को जो इतनी सारी ज़मीन बहरिया टाउन के लिए और ये आइकॉन टावर के लिए दी गई है? JIT के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं बहरिया टाउन मामले के ऊपर, इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। नैब वैसे ही उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, बट मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बहरिया टाउन की तमाम ट्रांजैक्शन थी, अगर उसमें सिंध गवर्नमेंट का आप ताल्लुक देखें, सिंध गवर्नमेंट के आप ओहदेदारों का ताल्लुक देखें, तो उसके अंदर कोई इलीगैलिटी सिंध गवर्नमेंट के पार्ट पर नहीं हुई है। और जब कभी भी ये कोर्ट केस के अंदर जाएगा, हम अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट। अगर नहीं हुई है, दारी साहब के जो दोस्त हैं करीबी, वही उनको ज़मीनें भी मिल रही हैं। फिर मजीद फैमिली के हवाले से ओमनी ग्रुप, JIT के लिए 3 कंपनियां थी, 10 साल में 83 हो गई। चाहे शुगर मिल हो, चाहे पावर प्लांट्स हो, जो मामला हो उसमें ओमनी ग्रुप मौजूद है। ये फिर हुसैन लवाई, ये सारे के सारे मामलात इन्हीं के जरिए कैसे चल रहे थे फिर?
चलें, आप इस बात का तो एतराफ़ करें कि शायद पहले भी अच्छे थे, कहीं सड़क से उठा के इनको नहीं बनाया गया। देखिए, बिज़नेस करना उनका हक है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई इलीगैलिटी हुई है तो उसको साबित किया जाए। आई एम नॉट हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ओमनी ग्रुप, उसका डिफेंस वो लोग खुद पेश करेंगे। बट एज़ फार एज पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न, सिंध गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि तमाम चीज़ें का टारगेट सिर्फ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मलाइन किया जाए और कुछ नहीं। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि तमाम JIT प्रोसीडिंग्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना था, तमाम इंफॉर्मेशन को लीक किया गया और डिलिबरेटली सोची समझी साजिश के तहत इंफॉर्मेशन को लीक करते हुए एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज़ में इन्वॉल्व है। वी आर कमिटेड, हमने कोर्ट के सामने पेश होंगे, हम अपना डिफेंस पेश करेंगे और कोर्ट फैसला करेगा हमारी बेगुनाही के बारे में। मगर सिंध हुकूमत ये सवाल नहीं पैदा हो रहा था कि ओमनी ग्रुप पहले गरीब था, 3 कंपनियां JIT भी कह रही है, मगर 83 कंपनियां हो गई हैं। फिर ओमनी ग्रुप के साथ शुगर के मामलात हों, सारे के सारे मामलात, ये जरदारी साहब के दोस्तों के साथ ही सिंध हुकूमत सारे मामलात कर रही थी। फिर उन्होंने JIT अब ये कह रही है कि एमनेस्टी में इस चीज़ को डिक्लेयर भी किया, यानी जो जाली अकाउंट्स के मामलात थे उसके बाद पैसा बना के अगर एमनेस्टी में डिक्लेयर किया, जो कि JIT इंप्लाई कर रही है, तो सिंध हुकूमत ने फ़ायदा दिया, उसके बाद एमनेस्टी से उन्होंने फ़ायदा ले लिया। ये जो एमनेस्टी का कानून था, इसका सिंध गवर्नमेंट से या किसी भी सूबाई हुकूमत से लेना देना नहीं है। ये वफाकी मामला है, FBR के अंडर आता है। अगर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन सीख के उस कानून की, तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बट बुनियादी बात यह है कि आप हर चीज़ को कैसे नथी कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ। वो एक बिजनेस एंटरप्राइज सूबा सिंध में चला रहे थे, उन्होंने अपना बिजनेस किया। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका फैसला ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना JIT कर सकती है। फैसला आखिर में अदालत करेगी। बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद। सिंध हुकूमत अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट है, अगर JIT कॉन्फिडेंट है तो पहले भी ऐसी बहुत ज़्यादा JITs आई हैं, हम इसका सामना करेंगे। सिंध हुकूमत क्लीन है, जरदारी साहब के हवाले से कह रहे हैं, बहरिया टाउन कह रहा है कि वो क्लीन है, उन्होंने सारा काम ऑफिशियली किया है और सिंध हुकूमत के अप्रूवल से किया है, बैंक ट्रांजेक्शन के ज़रिए किया है। मगर JIT जो दावा कर रही है वो बहरिया टाउन के हवाले से, ओमनी ग्रुप के हवाले से, हुसैन दवाई के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से, सिंध हुकूमत के हवाले से, फरियाल तालपुर के हवाले से बहुत बड़े चार्जेस हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।